हेलो एवरीवन। मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम लोग एक एक करके सारे सब्जेक्ट देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो उसका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मतलब पहले सारे लेक्चर प्रीलिम्स के बनाऊंगा मैं, उसके बाद मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट अपन देखेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आप लोग जानते होंगे कि मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर प्रीलिम्स के लिए अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन से हर साल आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जीएस 3 में। तो अपन जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसको हर सब्जेक्ट वेरियस ब्रॉड हेडिंग्स पे डिवाइड होता है। जैसे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है तो इसमें एक हेडिंग हो गई बायोडाइवर्सिटी, एक हेडिंग हो गई पॉल्यूशन, एक हो गई हेडिंग इकोलॉजी, फिर आ गए वेरियस जो बॉडीज होती हैं इन्वायरमेंटल बॉडीज। इस तरीके करके बहुत सारे ब्रॉड हेडिंग्स होती हैं और उनमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। तो अपन पहले एक एक ब्रॉड हेडिंग उठाएंगे उसके अंदर के सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लेंगे। मेरा मेन फोकस इस सीरीज का ये होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कंप्रेहेंसिवली कवर करूं, लेकिन जो कवरेज होगी वो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा, जिससे कि ये कम लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो पाएगी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एनवायरमेंटल इकोलॉजी में पहली ब्रॉड हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का नाम से मतलब पता चल रहा है, बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो जो भी अपने इकोसिस्टम में अपने इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी मिलती है उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अब इसमें पहली चीज जो अपन देखेंगे वो है लेवल्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वेरियस लेवल्स पे होती है। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जो डाइवर्सिटी या वैरायटीज देखने को मिलती है जेनेटिक मटेरियल में विद इन ए स्पीसीज। जैसे कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, सपोज जैसे कि एक डॉग है, उसमें कितने सारे वैरायटीज ऑफ डॉग मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे जो जीन लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो उसे लिख लेते हैं अपन डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल यानी डीएनए आरएनए जो अपना जीन होता है उसके लेवल पे जो डाइवर्सिटी मिलती है, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल इन ए स्पीसीज। ठीक है, एक स्पीसीज में जो जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा आ जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, एक जैसे कोई इकोसिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं। तो जो वेरियस स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एक इकोसिस्टम में उसे बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। यानी कि जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है इन एन इकोसिस्टम, है ना। जैसे कि अपने इकोसिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमन एक स्पीसीज हो गया, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, इसे बोलते हैं एटसेट्रा, इसे बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा आ जाता है इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है डाइवर्सिटी इन वेरियस इकोसिस्टम। ठीक है, एक ये पर्टिकुलर रीजन है, इसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं, उसमें जो डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी मिल रही है एक रीजन में, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। जैसे कि सपोज ये इंडिया है, इंडिया में क्या क्या प्रेजेंट है? डेजर्ट्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मार्सेस भी प्रेजेंट हैं, रेन फॉरेस्ट भी हैं, एटसेट्रा। यानी कि बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं एक रीजन में और इस डाइवर्सिटी को कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये इनिशियली पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब और वेरियस लेवल्स पर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट किसी बायोडाइवर्सिटी का किस तरीके से करते हैं? दो तरीके होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। पहला तरीका होता है स्पीसीज रिचनेस और दूसरा स्पीसीज इवननेस।
स्पीसीज रिचनेस 3 तरीके से मेजर की जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा का सिंपल मतलब है नंबर, अगर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, अगर इसमें स्पीसीज का नंबर 10 है और एक इकोसिस्टम में 5 है तो स्पीसीज रिचनेस इसकी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अल्फा में बेसिकली अपन नंबर बस देखते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज अगर एक इकोसिस्टम में ज्यादा है तो उसकी स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी। बीटा में अपन कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू इकोसिस्टम, जैसे कि ये दो इकोसिस्टम है, इसमें 10 स्पीसीज हैं, इसमें 5 है, तो इन दोनों के बीच में जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो इसे बोलते हैं बीटा। ये वेरियस मेजरमेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। और गामा, गामा का मतलब होता है कंपैरिजन इन ए लार्ज इकोसिस्टम, यानी कि एक इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे एरियाज हैं, वहां अलग अलग जगह अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है, उन सबको आपस में जब अपन कंपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं गामा। स्पीसीज इवननेस का मतलब होता है सिमिलर अबंडेंस ऑफ ऑल स्पीसीज। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक इकोसिस्टम है, इसमें दो स्पीसीज मिलती हैं, एक डॉग की और एक कैट की। डॉग 1000 मिलते हैं, कैट 10 मिलते हैं। और एक और इकोसिस्टम है, इसमें भी डॉग मिलते हैं, कैट मिलते हैं, डॉग 100 हैं और ये 104 है, ठीक है। तो इसका स्पीसीज इवननेस का मतलब क्या हुआ, सिमिलर अबंडेंस ऑफ ऑल स्पीसीज, यानी कि एक इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज हैं, उन सारे स्पीसीज के जो नंबर ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं वो सेम होंगे, वो अगर आसपास होंगे तो कहा जाएगा कि स्पीसीज इवननेस ज्यादा है। जैसे कि इस इकोसिस्टम में डॉग 1000 है, कैट 10 है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसमें कहा जाएगा कि इवननेस कम है। और इस वाले में ज्यादा है बिकॉज इसमें डॉग भी 100 है और ये 104 है, यानी कि लगभग सेम है, सिमिलर अबंडेंस ऑफ ऑल द स्पीसीज, तो इवननेस ज्यादा होती है। तो बेसिकली स्पीसीज रिचनेस और इवननेस दो तरीके हैं मेजर करने के एक पर्टिकुलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी। रिचनेस में अपन नंबर देखते हैं, उसमें 3 तरीके होते हैं, अल्फा में नंबर, बीटा में कंपैरिजन बिटवीन टू इकोसिस्टम और गामा में कंपैरिजन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम, मैनी इकोसिस्टम, ठीक है। स्पीसीज इवननेस में अपन देखते हैं सिमिलर अबंडेंस ऑफ ऑल द डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि बहुत सारी स्पीसीज है, उनके अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम प्रेजेंट होंगे तो इवननेस ज्यादा होगी, और अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा जैसा इसमें मिल रहा है तो इवननेस कम होगी। अब अपन एक क्लासिफिकेशन देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, किस चीज का क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम्स में, 5 किंगडम में अपन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है, 2020 में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। तो कौन कौन से किंगडम है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमल, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन 5 किंगडम में डिवाइड किया अपन ने ऑर्गेनिजम्स को, और इनके बहुत ही बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो मोनेरा है ये होता है किस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, ये होता है प्रोकैरियोट। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इनमें न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियस इनमें। बाकी ये जो सारे हैं ये सारे यूकैरियोट होते हैं, यानी कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब दूसरी चीज जो अपन देखेंगे वो है कवरिंग्स, और इसी पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। कवरिंग से मेरा क्या मतलब है, सबसे जो एक सेल है, जैसे ये एक सेल है, इसमें बहुत सारी कवरिंग्स होती हैं। सबसे पहले ये अंदर इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो एक न्यूक्लियर इसकी कवरिंग होती है, जैसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाहर सेल की कवरिंग होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर एक और बाहर होती है सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिजम्स में। तो अपन ये कवरिंग्स देखेंगे कि इनमें प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, और होती है तो किस चीज की बनी होती है। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि जो मोनेरा है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी कि नहीं। कॉमन सेंस की बात है, नहीं होगी, बिकॉज न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है। इन सब में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद आ जाता है सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सब में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये इकलौती है जो सब में प्रेजेंट होती है, आपको याद रखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब में प्रेजेंट होती है। इसके बाद आ जाता है सेल वॉल। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यही इसी पे क्वेश्चन आया था। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? मोनेरा में प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में होती है, फंगाई में होती है, प्लांट में होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। ये आपको याद रखना है कि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल की सेल्स में, ठीक है। इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की बनी होती है। प्लांट की आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि बनी होती है सेल्यूलोज की, फंगाई में बनी होती है काइटिन की, और जो मोनेरा होते हैं यानी कि मोनेरा में मेनली बैक्टीरियाज आते हैं, इनकी बनी होती है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है प्लस अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड भी आपको पता होगा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि जो प्लांट की है सेल वॉल वो बनी होती है सेलुलोज की, फंगाई की बनी होती है काइटिन की, और बैक्टीरियाज की या मोनेरा की बनी होती है पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की। अब अपन देखते हैं एक और चीज जो वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है? जो भी एक, जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये एक ऑर्गेनेल हो गई। इसके अलावा राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये आपने नाम सुने होंगे कुछ लोगों ने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन होती है। इस तरह जो अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है इनके बारे में देखते हैं। तो जो मोनेरा है इसमें सारी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है, ठीक है, नो ऑर्गेनेल्स, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होती एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं ना, बिकॉज वो एनर्जी जनरेट करता है। इसी तरह राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं, इसमें प्रोटीन बनता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि राइबोसोम बस प्रेजेंट होता है और बाकी सारी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अब इसमें सारी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एब्सेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन करना, एनर्जी बनाना, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी कहां से बनेगी? एनर्जी तो सबको चाहिए, इसमें एनर्जी बनती है मीजोजोम में, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है मीजोजोम में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इनमें मीजोजोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए? बाकी और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, प्लांट्स में ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई ये प्लांट है। प्लांट में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स। तो जो प्लांट में वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, वो बड़े होते हैं साइज में और कम होते हैं नंबर में, जैसे 2 इसमें प्रेजेंट है या 3 प्रेजेंट है, कम होते हैं नंबर में। एनिमल में बहुत छोटे होते हैं और ज्यादा होते हैं नंबर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? जनरली वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज, किसी भी चीज को स्टोर करना। तो जो प्लांट होते हैं उनमें जो साइज होती है वो बड़ी होती है और जो नंबर होता है वो स्मॉल होता है। इसमें साइज छोटी होती है और एनिमल्स में, और नंबर ज्यादा होता है। और एनिमल्स में एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम जो है इसे सुसाइड फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज लाइसोसोम में वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम मेनली डिस्ट्रक्शन, चीजों को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो जो लाइसोसोम है ये बस एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओनली इन एनिमल्स, ये आपको याद रखना है। लाइसोसोम बस एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और किसी में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कुछ बात हो गई ऑर्गेनेल्स की जो आपको याद रखनी है। अब एग्जांपल अपन देखते हैं, ठीक है। मोनेरा में आ जाते हैं बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया। इसके अलावा माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ भी बोलते हैं। प्लूरा निमोनिया नाइक ऑर्गेनिज्म ही शायद होता है। प्लूरा इसलिए कहते हैं बिकॉज जो माइकोप्लाज्म है, ये जब, प्लूरा का मतलब होता है जो अपनी लंग्स होते हैं उसके चारों ओर जो कवरिंग है उसे बोलते हैं प्लूरा। तो जो माइकोप्लाज्म होता है ये जब अपन को कोई भी लंग इन्फेक्शन हो जाता है तो जो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें मिलता है, इसीलिए माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस नाम याद रखने हैं कि इसमें मोनेरा में आ जाता है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म या पीपीएलओ,
और तीसरा आ जाता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये 3 प्रेजेंट पार्ट होते हैं मोनेरा के। अब प्रोटिस्टा में क्या आ जाता है? प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, ये याद रखने हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किसका पार्ट है ना, या फिर ये दे देंगे बैक्टीरिया और इसके फीचर्स पूछ लेंगे जो अपन ने इसमें आगे ऊपर फीचर्स देखे थे। तो मोनेरा के बाद आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आ जाते हैं स्लाइम मॉल्ट्स। स्लाइम मॉल्ट्स के अलावा इसमें आ जाते हैं यूग्लिनाइट्स, इसके अलावा प्रोटोजोआ, और एक दो और आ जाते हैं, एक सेकंड में देखता हूं। प्रोटोजोआ, हाँ, क्राइजोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट। ये आपको पता होना चाहिए, ये 5 प्रोटिस्टा का पार्ट बनाते हैं। फंगाई में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यीस्ट जो होती है वो होती है यूनिसेलुलर, ठीक है, यीस्ट यूनिसेलुलर होती है, रेस्ट सारी फंगाई मल्टीसेलुलर होती है। और प्लांट का तो, अब प्लांट में तो आपको पता ही है, प्लांट और एनिमल इनके अपन डिटेल्ड में अपन देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट होते हैं, वेरियस क्लासिफिकेशन क्या होता है, और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। 2020 में एक क्वेश्चन आया था इसी से जो अपन ने डिस्कस किया है। एक तो पहले ये पूछा था कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, और एक ये पूछा था कि सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट होती है कि प्लांट में नहीं होती। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और एक वैक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो और भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। ये साइंस एंड टेक की आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगी, बट ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, बिकॉज ये इसमें क्लासिफिकेशन है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, 5 किंगडम में। इसके बाद अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन प्लांट्स का। अपन ने देखा था ना कि प्लांट्स और एनिमल्स की अपन डिटेल क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है प्लांट का क्लासिफिकेशन। प्लांट को क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से, सेल एंड टिश्यू। ये आपको पता होगा कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होता है, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फाइनली कंप्लीटली बॉडी बन जाती है। तो सेल्स एंड टिश्यू आर नॉट हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो सेल्स हैं और टिश्यू हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और हियर, और दूसरी में सेल एंड टिश्यू, सेल्स एंड टिश्यू हाईली ऑर्गेनाइज्ड, 2 में क्लासिफाई कर दिया अपन ने प्लांट को। एक वो कैटेगरी जिसमें सेल्स और टिश्यू हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और एक वो जिसमें की है। तो जो जिसमें हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है उसमें सिर्फ एक आता है, एल्गी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, एल्गी आ जाता है। अब एक और चीज है इसमें, एल्गी में कौन कौन सी आ जाती हैं, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ब्राउन एल्गी, एटसेट्रा, बहुत सारी एल्गी होती हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज आपको यहां याद होनी चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एन एल्गी, ठीक है। अपन ने ऊपर देखा था ब्लू ग्रीन एल्गी इज ए साइनोबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है, ये एल्गी नहीं है, ठीक है, मोनेरा में आती है, प्लांट का पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एन एल्गी। इसके अलावा एल्गी जो है ये फंगाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, और इन दोनों को मिला के कहते हैं लाइकेंस। एल्गी और फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं जिसे कहते हैं लाइकेंस। अब सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब दोनों एक दूसरे का फायदा कराती हैं। जैसे कि इसमें जो एल्गी है, एल्गी प्लांट है, और आपको पता होगा प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो एल्गी है वो इस रिलेशनशिप में खाना बनाएगी, फूड बनाएगी, और जो फंगाई है वो हिटोट्रॉप होती है। लेकिन फंगाई इस रिलेशनशिप में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी, जिससे कि इजी होगा खाना बनाना। तो इन दोनों को मिला के कहते हैं लाइकेंस, एल्गी और फंगाई को। और लाइकेंस से एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां है कि इंडिया का पहला लाइकेन पार्क
उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया का पहला लाइकेन पार्क बनाया है। कहाँ है ये? पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नाम मुझे याद नहीं है, शायद मनसियारी है नाम शायद जगह का आप नाम देख लेना। बट ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है। एक और चीज अपन ऊपर देख सकते थे, यहाँ जो अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं और जो फंगा है वो हेटेरोट्रॉप होती है। तो इस तरीके से अपन सबका देख लेते हैं एक बार। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अपन ने देख लिया कि प्लांट तो होते हैं ऑटोट्रॉप, ठीक है, ऑटोट्रॉप होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट को यूज करते हैं, सनलाइट को, फिर खाना बनाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। सिमिलरली जो फंगाई होती हैं वो भी हेटेरोट्रॉप्स होती हैं। और जो फंगाई होती हैं हेटेरोट्रॉप्स, इसमें भी हेटेरोट्रॉप्स की भी वेरियस वैरायटीज होती हैं। ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों तरीके से खाना ले लेती हैं। हेटेरोट्रॉपिक यानी अपना खाना खुद नहीं बना रही, कहीं और से ले रही हैं। तो इसमें दो तरीके से ले सकती हैं, एक तो सेप्रोफिटिक यानी कि जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है उससे लेती हैं, और पैरासिटिक मतलब पैरासाइट की तरह एक्ट करती हैं, वो कोई दूसरा खाना बनाता है और उससे ले लेती हैं। तो हेटेरोट्रॉप यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाना, और ये दोनों तरीके से करती हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। और जो मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं ये दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप भी होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉप में ये भी होते हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों होते हैं। और ऑटोट्रॉप में ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ कीमोसिंथेसिस से भी खाना बनाते हैं। कीमोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस में लाइट यूज कर रहे थे, कीमोसिंथेसिस में केमिकल यूज करेंगे अपना खाना बनाने के लिए। तो ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है ये ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों हैं। ऑटोट्रॉप में ये फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस दोनों से खाना बना रहे हैं, और हेटेरोट्रॉप में ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों तरीके से खाना ले रहे हैं दूसरों से। जो फंगाई है वो हेटेरोट्रॉपिक है, जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, और जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपन प्लांट का क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि सेल्स और टिश्यू हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, नहीं है और हैं। तो नहीं है वाले में एक आ जाता है एल्गी, जिसमें अपन ने देखा लाइकेंस, एल्गी प्लस फंगाई मिलकर लाइकेंस बनाती हैं। अब हाईली ऑर्गेनाइज्ड है तो इसे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है वेस्कुलर टिश्यू absent, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। वेस्कुलर टिश्यू absent का क्या मतलब है? वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू दो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स में दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो वाटर प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम। कहां से करेगा? कहां से लेता है प्लांट वाटर और मिनरल्स? रूट्स के थ्रू। तो रूट से लेता है और वहां से जाइलम ट्रांसफर कर देता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टेम्स में, लीव्स में, ठीक है। इसी तरह फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। कहां बनता है फूड? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट लेता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है, जो कि लीव्स में होता है या फिर ग्रीन स्टेम्स में होता है। तो वहां से वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट कर देता है फ्लोएम। तो ये दो वेस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ एक आ जाता है ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। पहला अपन ने देखा था एल्गी, फिर अपन देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल, ब्रायोफाइट सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट होता है, ये आपको याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट। और ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स में आ जाते हैं मॉसेस, और एक दो एग्जांपल कौन से होते हैं, एक सेकंड, मॉसेस और हाँ लीवर वर्ड्स, ये दो एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने के बाद इसे फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, एक में प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स और एक में प्रेजेंट होते हैं सीड्स। तो जिसमें प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स उसमें सीड एब्सेंट होंगे, और इसमें आ जाता है एक टेरिडोफाइट्स। तो अपन ने देखा
सबसे पहले कि सेल्स और टिश्यू हाईली ऑर्गेनाइज्ड है तो दो में डिवाइड किया, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट एंड प्रेजेंट, एब्सेंट वाले में आ गया ब्रायोफाइट्स और प्रेजेंट वाले में फर्दर दो में डिवाइड किया। स्पोर्स है एक में है सीड्स। स्पोर्स वाले को कहते हैं टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट वो पहले फर्स्ट प्लांट्स जिनमें कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, अपन ने देखा था ना इसमें एब्सेंट होते हैं ब्रायोफाइट में। अब सबसे पहले प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है वो है टेरिडोफाइट। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है फर्न्स, एक ही याद रखिए फर्न्स, ठीक है। अब आ जाते हैं सीड्स, सीड प्रेजेंट है तो इसको फर्दर दो में डिवाइड कर देंगे अपन। सीड्स नॉट इनक्लोज्ड, यानी कि सीड इनक्लोज्ड नहीं होते किसी चीज में, इस वाले में सीड्स इनक्लोज्ड। सीड इंक्लूड से किस चीज में मोस्ट कॉमनली होते हैं, फ्रूट्स में, है ना, फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। तो दो में डिवाइड किया, ठीक है, अपन ने सीड वाले प्लांट में, स्पोर्स में आ गए टेरिडोफाइट, सीड वाले को दो में डिवाइड किया। सीड इनक्लोज नहीं है और सीड इनक्लोज है। सीड इनक्लोज नहीं है उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिसमें इनक्लोज होते हैं उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट, पहले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स, और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं। अपन ने सेकंड लार्जेस्ट कौन सा देखा था, ब्रायोफाइट्स, ये होते हैं लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है पाइन्स, कोनिफर्स, साइकस। साइकस आपको याद रखना है, साइकस में कोरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं। कोरोलॉइड्स रूट्स में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। अपन आगे देखेंगे सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जब अपन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, बट ये आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स में एक होता है साइकस जिसमें कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट होती हैं और जिसमें प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। अब एंजियोस्पर्म्स में अपन ने देखा है पहले फ्लावरिंग प्लांट है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है, ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अपन ने प्लांट ग्रुप का एक डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देख लिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत ज्यादा है। अगर आप बट इसे लॉजिकली पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। 5 ग्रुप में अपन ने डिवाइड किया है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैंने बता दिए हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और ये क्लासिफिकेशन है, ये शंकर आईएएस बुक में दिया है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा फालतू की चीजें भी दी हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब आ जाता है एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को दो में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। वैसे तो एनिमल जो किंगडम है इसमें 10 फाइलम होते हैं, ठीक है। आपको ये पता होगा कुछ लोगों को कि अपन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज इस तरीके से डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट आपको ये याद रखना है कि एनिमल है उसके अंदर 10 फाइलम होते हैं। अब ये 10 फाइलम भी आपको याद नहीं रखने क्योंकि इसका नाम थोड़े कठिन है और कठिन हो जाता है याद रखना, तो आप इसे ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल बॉडी प्रेजेंट होती है और नॉन वर्टिब्रेट जिनमें एब्सेंट होती है। वर्टिब्रल बॉडी क्या होती है, जो अपने बैक में प्रेजेंट होते हैं ना वर्टिब्री, उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रल बॉडी। इसमें 5 आ जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश तो आपको पता ही है क्या है, एम्फीबिया में जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका टोड या फ्रॉग, रेप्टाइल का एग्जाम्पल हो गया लिजर्ड, है ना, क्रोकोडाइल, और बर्ड्स मैमल्स भी आपको पता है क्या होती हैं, पता ही होंगे, ठीक है। इसमें एक चीज अपन और देख लेते हैं, मैमल्स की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। मैमल्स में जो कुछ मैमल्स होते हैं जो होते हैं मरीन मैमल्स, यानी कि मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, शायद एक साल आया भी है कुछ वो काफी पहले, जिसमें ये पूछा गया था कि मरीन में, उन्होंने नाम दे दिया था और आपसे पूछा था कि ये फिश है कि मैमल है, तो मरीन मैमल के नाम आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट इंपॉर्टेंट के, जैसे कि वेल, वेल एक मैमल होती है। जैसे कि डॉल्फिन, गंगेज रिवर डॉल्फिन पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, डॉल्फिन, डॉल्फिन भी एक मैमल होती है। इसके अलावा पोलर बियर, सी लायन, ठीक है, वॉलरस, इसके अलावा सील,
ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेल, डॉल्फिन, ये तो आपको याद ही रखना है। डॉल्फिन इज ए मैमल, वेल, डॉल्फिन, पोलर बियर, सी लायन इज ए मैमल, ठीक है। वॉलरस सील, ये सब मैमल है, मरीन मैमल है। अब मरीन मैमल में भी एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं साइरिनियन, ठीक है। साइरिनियन यानी कि जो मरीन मैमल है, मरीन है प्लस हर्बीवोर है। हर्बीवोर यानी कि दो होते हैं ना, हर्बीवोर और कार्निवोर, और एक होते हैं ओमनीवोर। हर्बीवोर यानी कि जो प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोर यानी कि जो एनिमल बेस्ड खाते हैं, ओमनीवोर यानी कि जो दोनों खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन ओमनीवोरस होता है, दोनों खा लेता है, ठीक है। साइरिनियन जो ऑर्डर है, ठीक है, साइरिनियन ऑर्डर यानी कि मरीन मैमल जो कि हर्बीवोर हैं, इसमें आ जाते हैं डुगोंग। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है डुगोंग पे। डुगोंग को सी काउ भी बोलते हैं, ठीक, सी काउ। इसके अलावा आ जाता है मेंटीस, इसके अलावा स्टीलर सी काउ आपको, ठीक है, ये तीन आ जाते हैं इसमें। इंडिया में बस ये मिलता है, ठीक, ये दोनों नहीं मिलते इंडिया में। इंडिया में बस ये वाला मिलता है डुगोंग, ये सी काउ। मेंटीज इंडिया में नहीं मिलता, और स्टीलर सी काउ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। अब डुगोंग के बारे में एक दो बातें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो पूछ लेते हैं। वो ये है कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। आईयूसीएन वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जो कि अपन आगे देखेंगे डिटेल में, सारे बहुत सारे एनिमल्स की जो इंपॉर्टेंट हैं और जो न्यूज में है। तो आप एक डुगोंग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं, वनरेबल है और ये मिलता है सी ग्रास में। सी ग्रास में प्रेजेंट होता है, एंड सी ग्रास इज एन एंजियोस्पर्म। सी ग्रास एक प्लांट का टाइप है, कौन सा प्लांट? एंजियोस्पर्म। सी ग्रास की तरह एक और चीज होती है सी वीड। सी वीड इज एन एल्गी जो कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करती है, ठीक है। बस इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि सी वीड इज एन एल्गी। तो अपन ने क्या देखा? अपन देख रहे थे मैमल्स में, मैमल्स में अपन ने देखे मरीन मैमल्स। मरीन मैमल के बाद अपन ने एक साइरिनियन ऑर्डर देखा जिसमें कि मैमल्स जो मरीन है और हर्बीवोर है। उसमें अपन ने देखा डुगोंग और सी काउ, मेंटीज एंड स्टीलर सी काउ। अब डुगोंग अपन ने देखा कि ये वल्नरेबल आईयूसीएन कैटेगरी में आता है और ये सी ग्रास में पाया जाता है, ठीक है। इसकी हैबिटेट है सी ग्रास। सी ग्रास इज एन एंजियोस्पर्म। और इसी तरह सी ग्रास से रिलेटेड एक वर्ड है सी वीड। सी वीड इज एन एल्गी, इतना आपको याद रखना है। अब मैमल में एक और चीज है, क्या इंपॉर्टेंट? हाँ, मोनोट्रीम्स। मैमल्स में एक और मैमल होते हैं जो जिन्हें बोलते हैं मोनोट्रीम्स या एग लेइंग मैमल। ये भी पूछ लेते हैं कि एग ले कि कोई ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि एग ले करता है कि नहीं। तो मैमल्स में एक होता है मोनोट्रीम्स या एग लेइंग मैमल्स। इसमें दो आ जाते हैं, इक्विडेंस, इक्विडेंस या स्पाइनी एंट ईटर बोलते हैं इसे, स्पाइनी एंट ईटर एंड प्लेटिपस। ये दो मोनोट्रीम्स में यानी कि एग लेइंग मैमल्स में आते हैं, इक्विडेंस या स्पाइनी एंट ईटर्स एंड प्लेटिपस। हाँ, ये बस दो ही आते हैं। तो ये अपन ने मैमल के बारे में देख लिया। अब आगे अपन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और फिश का थोड़ा डिटेल में अपन देखेंगे। पर्टिकुलर जो न्यूज में रहते हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं आईयूसीएन कैटेगरी में, उनके बारे में देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ मैं आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन बता रहा था। तो वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट। नॉन वर्टिब्रेट में क्या क्या आ जाता है? नॉन वर्टिब्रेट में आ जाता है एक आर्थ्रोपोडा, ये आपको नाम पता होना चाहिए। आर्थ्रोपोडा मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्स, और ये ऑर्गेनिज्म बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, इनके ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल यानी कि दोनों हाथ एक जैसे होते हैं, इस तरीके से दोनों हाथ एक जैसे होते हैं। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे ग्रुप और भी, आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनमें क्या आ जाता है एक इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा होते हैं। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए आपको? एनिलिडा, मोलस्का, और भी होते हैं, काइनोडर्मेटा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, बट ये आपको नाम ना भी याद हो तो चलेगा। बस एक आपको नाम याद होना चाहिए, आर्थ्रोपोडा, जिसको जॉइंटेड लेग्स, आर्थ्रो मतलब होता है
आर्थ्रोपोडा मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और इनके अंदर आ जाता है इंसेक्ट्स। अब अपन कुछ नंबर देख लेते हैं। नंबर मैंने इकट्ठा बता देता हूं मैं आपको, नंबर्स या फिगर्स अपन देख लेते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंडिया का एरिया कितना है। अपन इंडिया का देखते हैं सबसे पहले। इंडिया का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो वर्ल्ड का कितना होता है 2.45% है अराउंड। और यहाँ पास इतना एरिया है और स्पीसीज कितनी मिलती है इंडिया में, अराउंड 7 to 8% ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया। इसी कारण से इंडिया इज वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। अपन आगे देखेंगे मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री क्या होती है, किस बेसिस पे बोलते हैं, और कौन सी टोटल 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, ये आगे अपन देखेंगे जब कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। बट आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इतना एरिया है, उसके बाद भी इतनी सारी स्पीसीज मिलती हैं। और इंडिया में अराउंड 45,000 स्पीसीज मिलती हैं प्लांट्स की, अराउंड 90,000, मोर देन 90,000 स्पीसीज मिलती हैं एनिमल्स की। ये इंडिया के बारे में हो गया। अब इंडिया के बाद आ जाता है एक और चीज, अपन देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो 70% ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और प्लांट्स बनाते हैं 22% ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो अपन वर्टिब्रेट देख रहे थे ना, वर्टिब्रेट में जो फिशेज हैं, फिश जो है वो 50% ऑफ टोटल वर्टिब्रेट, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं उसमें 50% फिश होती हैं। इसके अलावा जो अपन ने आर्थ्रोपोडा देखा था, आर्थ्रोपोडा के अंदर एक इंसेक्ट्स था, तो इंसेक्ट्स फॉर्म मोर देन टू थर्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारी जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका मोर देन 2/3 इंसेक्ट्स होते हैं। ये कुछ फिगर्स हैं, नंबर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैंने ऊपर नहीं बताया, यहाँ इकट्ठा बता दिए जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसके बाद अपन देखते हैं IUCN का रेड डाटा बुक। ये जितने भी अपन ने ऑर्गेनिजम्स बायोडाइवर्सिटी डिस्कस की, ये बहुत सारी वजहों के कारण रिस्क में है, बहुत सारी इसमें डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बहुत सारे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे रिस्क में हैं। तो इन्हीं रिस्क को बताते हुए IUCN एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म है। आप इसकी चिंता मत कीजिए, IUCN अपन आगे एकदम डिटेल में देखेंगे जब अपन सारी इन्वायरमेंटल बॉडीज एक लेक्चर में देखेंगे, उसमें IUCN भी देखेंगे। ये निकालती है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक लगभग हर 4 साल में निकालती है, जो कि वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को। कुछ क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे ये वेरियस कैटेगरीज पे डिवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को कि कितना रिस्क है उनका, कितना उनको एक्सटेंट होने का रिस्क है उस बेसिस पे। तो 5 क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, एक सेकंड बता रहा हूं। पांच क्राइटेरिया होते हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, कि कितनी तेजी से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। जियोग्राफिकल रेंज, यानी कि जियोग्राफिकल कितनी रेंज में फैले हुए हैं। उसके बाद स्मॉल साइज्ड स्पीसीज फाउंड इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि छोटे साइज की स्पीसीज है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। इसके बाद स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन कम है। और इंडिकेशन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि कितनी तेजी से किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कितने रेंज में है, स्मॉल साइज का है स्पीसीज और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मिलता है, बहुत छोटी पॉपुलेशन है
और इंडिकेशन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन मतलब फ्यूचर उसका अपन प्रोजेक्शन बता रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत हाई रिस्क है कि वो एक्सटेंट हो जाएगा। इन 5 बेसिस पे, इन्हें आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, मुझे भी याद नहीं है, बट आपको एक दिमाग में आप इसे सोचेंगे तो आपको खुद आ जाएगा कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बहुत कम पॉपुलेशन बची है, बहुत कम एरिया में मिलता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाया जाता है, फ्यूचर में बहुत हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन होने का, और बहुत तेजी से उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, इसके बेसिस पे अपन IUCN ने से डिवाइड किया है इतनी कैटेगरीज में। एक हो जाता है एक्सटिंक्ट, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर थ्रेटेंड, नॉट थ्रेटेंड, इसके अलावा थ्रेटेंड, हाँ नॉट थ्रेटेंड के बाद लीस्ट कंसर्न्ड, डाटा डिफिशिएंट एंड नॉट एवेल्युएटेड, इतने कैटेगरी में डिवाइड करती है। एक्सटिंक्ट मतलब ये खत्म हो चुका है, ये ना वाइल्ड में प्रेजेंट है, ना ही कहीं कैपिटिविटी में या कहीं स्टोर करके रखा गया है, कंप्लीटली खत्म हो चुका है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब वाइल्ड एरिया में खत्म हो चुका है, बट अभी भी इसकी कैपिटिविटी में या फिर कहीं इसका पॉपुलेशन बचा के रखी गई है। थ्रेटेंड को फर्दर डिवाइड कर देते हैं वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 3 में, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म थ्रेटेंड होते हैं, उनकी अपन आगे देखेंगे किस बेसिस पे क्राइटेरिया होते हैं इसके। नॉट थ्रेटेंड यानी कि अभी थ्रेटेंड नहीं है, बट समय आने के साथ थ्रेटेंड हो जाएंगे, यानी कि रिस्क है इनमें बहुत ज्यादा थ्रेटेंड होने का। लीस्ट कंसर्न यानी कि कंसर्न कम है, नाम से पता चला है। डाटा डिफिशिएंट यानी कि डाटा कम है। नॉट एवेल्युएटेड यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को, स्पीसीज को एवेल्युएट नहीं किया गया। तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, थ्रेटेंड, उसमें वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस तरीके से लिख लेते हैं इसे तो ज्यादा सही रहेगा। पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर इंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, फिर नॉट थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशिएंट और नॉट एवेल्युएटेड। जो रिस्क है वो कम, तो ये आपको पता होना चाहिए कि IUCN इस तरीके से रेड डाटा बुक में डिवाइड करता है वेरियस कैटेगरीज में। और एक और चीज पता होनी चाहिए कि IUCN अपनी रेड डाटा बुक में और भी चीजें बताता है। साइट्स के बारे में बताता है, ट्रैफिक के बारे में बताता है। साइट्स और ट्रैफिक क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये भी एक प्राइवेट बॉडी है, इनके बारे में अपन देखेंगे। इनका बेसिकली काम होता है कंजर्वेशन करना, है ना, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ का जो डिस्ट्रक्शन है उसे प्रिवेंट करना। तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन रेड डाटा बुक में होती है। तो अपन ने यहां तक देखा। अब इसको डिवाइड करने के लिए इसकी वेरियस क्राइटेरिया होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि बहुत रेयर चांस है कि आएंगे, फिर भी अपन देख लेते हैं। इसमें आ जाता है कि 10 ईयर्स में 70 to 90% ऑर्गेनिज्म कम हो गए हैं। 10 ईयर में 70 to 90% कम हो गए हैं। यहाँ पास 50 to 70% कम हो गए हैं, और यहाँ 30 to 50% कम हो गए हैं। अब साइज कितनी है? साइज इसमें अपन देख रहे हैं मैच्योर इंडिविजुअल की, यानी कि जो मैच्योर इंडिविजुअल है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है। इसमें है लेस देन 50, लेस देन 250 एंड लेस देन 10,000। उसके अलावा रिस्क देखते हैं अपन कि एक्सटेंट इन वाइल्ड का कितना रिस्क है। ठीक है, 50% रिस्क है इन 10 ईयर्स, 20% इन 20 ईयर्स एंड 10% इन 100 ईयर्स। और ये वाले होते हैं एक्सट्रीमली हाई रिस्क, ये वेरी हाई रिस्क और ये हाई रिस्क। तो बेसिकली आपको रफली आइडिया होना चाहिए। अपन ने देखा था ना कि कितने ऑर्गेनिज्म हैं और फ्यूचर में इसका कितना तेजी से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और कितना फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, किस तरीके से वो डिक्लाइन होंगे, कितना, है ना, किस तरीके से उनमें कमी आएगी।
तो इसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रफ देख सकते हैं, बहुत ही रेयर चांस है कि इससे क्वेश्चन आए। हाँ, ये सारी कैटेगरीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए जो कि IUCN अपनी रेड डाटा बुक में देता है। अब ये कैटेगरीज देखने के बाद अपन को बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है, ये सब जो अपन पढ़ रहे थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और कुछ वल्नरेबल स्पीसीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की, बर्ड्स की, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पीसीज। कुछ तो कॉमन है, ठीक है, कुछ कॉमन है, यानी कि कॉमन इन द सेंस एवरग्रीन है, यानी कि जो हमेशा न्यूज में रहती हैं, और कुछ हैं जो कि न्यूज में आ रही हैं। तो कुछ स्पीसीज हैं जो एवरग्रीन है, जैसे कि टाइगर हो गया, है ना, और कौन सा हो गया, जैसे कि अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। ये आपके न्यूज बुकलेट में हो चाहे ना हो, बट ये हमेशा न्यूज में, आप समझ लीजिए कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, हमेशा ही इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ हैं जो न्यूज में रहते हैं, तो इनके बारे में अपन डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे, जहां अपन सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज देखेंगे। सिर्फ स्पीसीज नहीं देखेंगे, उसके अलावा अपन उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे अपन ने डुगोंग और सी काऊ के बारे में देखा था कि कैसे वो सी ग्रास में मिलती है, इसी तरह अपन देखेंगे चीता के बारे में, टाइगर के बारे में, एलिफेंट के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।